चलो भी देखो, ध्यान दो फिर। देखो हमें एक प्रमेय दी गई है, थेल्स प्रमेय। क्या बोला प्रमेय ने? देखो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। देखो प्रमेय जो होगी ना, उनको सिद्ध करना होगा। आई बात समझ में? अब वो प्रमेय सिद्ध कैसे होगी और वो कहना क्या चाहती है, पहले तो उसको देखो, थोड़ा समझेंगे। ठीक है, देखो ये क्या कहना चाहता है उसको देखो पहले समझो, बाद में अपने सिद्ध करना शुरू करेंगे। क्या कह रहा है? देखो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, पहले एक त्रिभुज बना लो, जैसे ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, हो गया त्रिभुज। अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। भाई त्रिभुज में तीन भुजाएं दिख रही है ना आपको, एक ये वाली भुजा दिख रही है, एक ये वाली दिख रही है और एक ये वाली दिख रही है। तो इनमें से कोई भी एक भुजा ले लो कि एक भुजा के समांतर, कौन सी भी एक भुजा ले लो, चाहे ये वाली भुजा ले लो, चाहे ये वाली ले लो और चाहे ये वाली ले लो। जो भुजा ले रहे हो उसके समांतर खींची गई एक रेखा। तो समांतर जानते हो, समांतर क्या होता है? बराबर नहीं, एक भुजा से समान दूरी पर दूसरी भुजा खींचना, है ना। जैसे ये वाली अपने एक भुजा खींच रखी है, एक लाइन है, तो इसके समांतर अगर बोल रहा है तो इससे समान दूरी पर होनी चाहिए। जैसे देखो यहां से अगर शुरू कर रहे हैं ना, अगर यहाँ की दूरी हमने 4 सेंटीमीटर ले रखी है ना, तो आगे ये जितनी भी इसको आगे चलाएंगे तो बीच की दूरी कितनी आनी चाहिए? 4 ही रहनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली जो भुजाएं होती है, समान दूरी पर जो भुजाएं होती है, उनको अपने क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। समांतर भुजा बोल दो या समांतर रेखाएं बोल दो। आई बात समझ में? तो अब इस देखो क्या बोल रहा है कि एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो अगर आप ये वाली भुजा ले रहे हो तो इसके समांतर भुजा खींचनी है ना। अब इसके समांतर कहीं पर भी खींच लो, चाहे आप यहाँ पर खींच लो इसको, चाहे यहाँ पर डाल लो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। आ रही बात समझ में? समांतर होनी चाहिए। तो हमने ये वाली भुजा चलो यहाँ पर डाल ली। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई? है ना। तो इस त्रिभुज का नाम रख लो ए बी सी और इसका बिंदु का डी और इस बिंदु का ई। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या कह रहा था? इतना समझ में आ गया? ये बोल रहा था, ये प्रमेय बोल रही है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। तो ये अपने एक भुजा मानी त्रिभुज की और इसके समांतर अपने एक भुजा और खींच ली। अरे खींच ली, तो ये वाली होगी समांतर। अब बोल रहा है कि ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, देखो बोला प्रतिच्छेद करे, तो यहां पर टच कर रही है कि नहीं कर रही? ये प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही? तो बोल रहा है कि जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें आंसर लेकर आना है। देखो कैसे कि ये भुजा खींचने के बाद में शेष दो भुजाओं को, देखो आपने कौन सी भुजा के समांतर खींची पहले? तो ये देखो भाई बीसी के समांतर खींची है ना, इस वाली भुजा की वाली भुजा समांतर खींची। तो इसको छोड़ो तो शेष दो भुजाएं कौन सी बची? हाँ, कौन कौन सी बची? ए बी और ए सी। अरे बात समझ में आ रही है सबको? देखो ये वाली भुजा है, इसके समांतर आपने ये वाली भुजा खींच दी, तो ये वाली तुमने काम में ले ली ना। अब इसको छोड़कर शेष दो भुजाएं, तो इसको छोड़कर शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बच रही है? ए बी और ए सी। ये वाली दो भुजाएं आ रही। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों भुजाएं क्या करती है? दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में मतलब क्या कि ए डी का जो अनुपात होगा ए डी बटा में डी बी। देखो लिख रहा हूं कि ए डी जो है और उसके अब अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा में लिखना। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा में लिखना। जैसे देखो ये 5:4 लिखा है ना, अगर इसको आप सोल्व करो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5/4, यानी ये अनुपात का निशान हटा दो और इसकी जगह किसका निशान लग जाता है? बटा वाला लाइन का। तो ये कह रहा है अब इसी प्रकार कि ए डी और इसको अगर अनुपात में लिखें या बटा में लिखें तो इसके बटा में क्या आ जाएगा? डी बी। क्या आ जाएगा? डी बी। ये किसके बराबर होना चाहिए? देखो इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये बता रहा है हमें। आ रही बात समझ में? तो अब इस वाली भुजा को भी ऐसे लिख दो। तो हमने यहां पर क्या लिखा था? ए डी लिखा था ना, तो यहां पर बताओ क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिख लेंगे? ए ई बटा में ई सी। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये हमें आंसर लेकर आना है, यानी ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? भी प्रमेय क्या कह रही है वो बात समझ में आई? प्रमेय क्या बोली कि एक त्रिभुज आपके पास में कोई, उस त्रिभुज में तीन भुजाएं दिख रही है, तो कौन सी भी एक भुजा को काम में ले लो
और उसके समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। तो हमने ये वाली भुजा ली और इसके समांतर हमने ये वाली भुजा खींच ली। अब बोला कि जैसे ही आपने ये वाली रेखा डाली, समांतर रेखा डाली, उसके बाद में शेष दो भुजाएं बच गई। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बची थी? ए बी और ए सी। तो शेष दो भुजाएं बच गई, वो आपकी क्या है कि आपस में अनुपात उनका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मतलब कैसे लिखेंगे इसको? ए डी बटा में क्या? डी बी, और बराबर में क्या लिखेंगे? ए ई बटा में क्या? ई सी। बताओ बात समझ में आई? ये आपको सिद्ध करना है। अभी इसको करें शुरू। समझ में आ गया अच्छे से? चलो अब इसको शुरू करते हैं। दोबारा से अपने डायग्राम बनाते हैं। ये एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या नाम रखें? ए बी सी। और हमने समझ लिया भी हमें एक समांतर रेखा डालनी है, तो ये वाली समांतर रेखा डाल लेते। इसका नाम क्या रख ले? डी ई। इतना तो हमने कर लिया। अब हमें सिद्ध करने वाला जब सवाल होता है तो उसके अंदर 3 या 4 स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप क्या चलता है? दिया है। दूसरा स्टेप क्या चलता है? सिद्ध करना है। तीसरा स्टेप क्या होता है? नहीं, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें रचना करनी पड़ती है। आई बात समझ में? अगर जरूरत हो तो रचना करेंगे, और अगर रचना करने की जरूरत नहीं है तो आपका जो आगे वाला स्टेप होता है वो क्या होता है? उत्पत्ति। तो हमें देखो, पहले हम लिखेंगे दिया है। पहला स्टेप आपका है दिया है। अब देखो इसके अंदर दिया क्या है वो लिखेंगे। तो दिया में क्या है कि त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी, जिसका देखो नाम तो नहीं दिया लेकिन हमने नामकरण तो कर दिया ना। तो आप लिख सकते हो कि एक त्रिभुज है, कौन सा? ए बी सी। तो त्रिभुज में आपने क्या किया? एक समांतर रेखा डाली है ना। अरे त्रिभुज में आपने क्या किया? एक समांतर रेखा डाली, क्योंकि प्रश्न ने दे रखा था। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में किसके समांतर रेखा डाली वो बताओ? बी सी के समांतर डाली ना भाई। आपने इस वाली भुजा के समांतर रेखा डाली है। देखो आप कैसे भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इस वाली भुजा के आप समांतर ऐसे भी डाल सकते हो। आई क्या बात समझ में? तो हमने चलो इस वाली भुजा की ये वाली भुजा समांतर डाली, तो इसको लिख दो। हाँ कहीं पे भी समांतर डाल सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन होनी देखो भुजा के समांतर चाहिए। इस वाली भुजा के समांतर या तो ऐसे डालो। देखो अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर ये वाली भुजा काम में ले रहे हो तो ये हमने डाल रखी है। ये वाली भुजा काम में ले रहे हो तो आप इधर डाल दो। आ रही बात समझ में? अगर ये वाली भुजा काम में ली तो ये से डाल दो, ये वाली भुजा काम में ली तो ऐसे डाल दो। अगर ये वाली भुजा काम में ले रहे हो तो आप ऐसे डाल दो। कहीं पे भी डाल सकते हो? हाँ, डाल कहीं पर सकते हैं। ये चाहे आप इतना आगे डाल दो, यहाँ पर डाल दो, चाहे 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 यहाँ पर डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, पर समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर। क्या बात समझ में आई? तो हमने चलो देखो सीधा सा बना लिया इसको डायग्राम को, और एक सीधी सी रेखा डाल ली, एक समांतर रेखा डाल ली। इसको बताओ क्या किया आपने कि त्रिभुज ए बी सी में किसके समांतर रेखा डाली बताओ? बी सी के। कौन सी? डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में समांतर रेखा कौन सी है? डी डी ई। एक समांतर रेखा डालने पर, समांतर रेखा डालने पर, अब ये किसके समांतर डाली वो बता दो भी। हाँ, तो यहां पर लिख दो किसके समांतर है? BC के। तो हम लिख देंगे BC के समांतर हमने डाली कौन सी रेखा? DE। कौन सी रेखा? DE। ये आपका समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, अभी देखो 2 नंबर हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। 2 नंबर स्टेप अपना क्या होता है? सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? अभी आपको बताया था क्या सिद्ध करना है कि AD बटा में DB बराबर क्या होना चाहिए? AE बटा में क्या? EC। ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे क्या? AD बटा में क्या? DB बराबर में क्या? AE बटा में क्या? EC। आई बात समझ में? ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो, अगर इसमें हमें रचना की जरूरत है तो हम करेंगे, और रचना की जरूरत नहीं है तो हम उत्पत्ति शुरू करेंगे। तो 3 नंबर स्टेप हमें देखो, जितनी भी प्रमेय है इस प्रश्नावली की लगभग उन सब में हमें रचना करनी पड़ेगी। अब रचना क्यों करनी पड़ेगी बोलोगे? सर हमें कैसे पता चलेगा अभी रचना करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? तो आप देखो एक बार क्या करो, इसको मैं करवा रहा हूं, ओनली इसको देखो, आराम से समझो, फिर आप पूरे को देखना, होने के बाद में पूरा कंप्लीट हो जाना, फिर देखना कि अगर अपने रचना नहीं करते तो क्या ऐसा हो सकता था क्या। आई बात में? मतलब आपको थोड़ा सा अपना विवेक लगाना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है, क्योंकि इसमें से तो है नहीं भाई सवाल दिया है सूत्र लगाओ और उत्तर निकाल लो। आई बात में? थोड़ा सा हमको अपने दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो रचना करेंगे। 3 नंबर रचना क्या क्या करेंगे वो देखना। देखो पहली रचना हमें ये करनी पड़ेगी कि ये वाली जो, अब देखो समझो कि हमें AD बटा में क्या लेकर आना है?
डी बी, और इधर क्या लिख रहा है, ए ई बटा में क्या लिख रहा है, ई सी। ये लाने के लिए अर्चन इधर को देखो ध्यान दो कि ये लेकर आने के लिए ए डी बटा में क्या, डी बी, और ए ई बटा में ई सी, ये लाने के लिए हमें डालने पड़ेंगे कुछ लंब रेखाएं। अब देखो मैंने लंब रेखाओं के बारे में बताया था ना, लंब रेखा कहां से डलती है, शीर्ष से डलती है, अभी शीर्ष से डलती है और सामने वाली भुजा पर डलती है, और जब वो सामने वाली भुजा पर डलती है तो लंब शब्द आ रहा है लंब, तो लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण। अब समझना, देखो कहां कहां पर डालेंगे, तो एक तो अपने यहां से डालेंगे, इस ई बिंदु से डालेंगे इस वाली रेखा पर, ये अपने एक लंब रेखा डालेंगे। चलो इसको देखो इस प्रकार से, आई बात समझ में। अब लंब रेखा डाली है तो मतलब क्या कि यहां पर आकर के कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री कोण। आई बात समझ में। एक इधर से और डालेंगे अपने इसी प्रकार डी वाले बिंदु से, और ये रेखा डाल देंगे इस प्रकार लंब रेखा। 2 लंब रेखाएं डाल दी। अरे बताओ क्या बात समझ में आई क्या? तो 2 रेखाएं डाली, चलो इनको साथ साथ में लिख दो। क्या क्या किया बताओ आपने, इनका नामकरण करो पहले। तो आपने देखो ए बी सी डी ई हो गया ना, इसका रख लो एफ नाम और इसका नाम रख लो जी नाम। आई बात समझ में। और जैसा जैसा किया वैसा वैसा लिख दो। क्या क्या किया पहले ये बताओ। बिंदु ई से लंब डाला, कौन सी रेखा, नहीं पूरा का नाम लिखेंगे भी, ए बी का, हाँ पूरी रेखा पर। बिंदु ई से हमने लंब डाला, कौन सी रेखा पर डाला, ए बी पर, और नाम क्या इसका, ई एफ है। तो चलो पहले लिखो कि बिंदु ई से कौन सी रेखा पर लंब डाला, ए बी पर। ए बी रेखा पर लंब डालने पर, रेखा पर क्या करने पर, लंब डालने पर, लंब डालने पर। क्या समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से। अब लंब डाला तो लंब का निशान लगा करके लिख सकते हो ना। बताओ कौन सी रेखा लंब डाली वो बताओ। नहीं ई एफ, क्या नाम है, ई एफ लिखेंगे भी। ई एफ रेखा लंब डाली, किस पर डाली, हाँ देखो ये लंब का निशान होता है। और किस पर डाली बताओ, ए बी पर। किस पर डाली, ए बी पर। क्या बात समझ में आई? अच्छे से। अब दूसरी चीज इसी प्रकार इसको और बता दो। एक और रेखा डाली ना आपने, ये भी तो डाली है, सेम ऐसे लिख दो। ये कौन सी रेखा लंब डाली, डी जी, कौन सी पर डाली, एच सी पर। तो हम लिखेंगे बिंदु कहां से डाली, डी से, बिंदु डी से, हाँ कौन सी रेखा पर, एच सी रेखा पर लंब डालने पर। रेखा पर क्या करने पर, लंब डालने पर, लंब डालने पर। अब बताओ इतनी बात समझ में आई? थोड़ी सी रचना और करेंगे। थोड़ी सी रचना और क्या करेंगे कि हम जो है इस सी बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला देंगे, और इसी प्रकार चलो इसके पहले लिख लो। इसके बारे में लिखा नहीं ना, जैसे इसको लिखा था, इसको लिखो तो कैसे लिखोगे, डी जी लंब है किस पर, ए सी। डी जी लंब है किस पर, ए सी पर। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? अब चलो ये कुछ रचनाएं और करनी है अपने को। तो क्या क्या बताओ। सी को किससे मिलाया, डी से। लिखेंगे बिंदु सी को किससे मिलाने पर, डी से मिलाने पर, या डी से मिलाया, ठीक है। और किसको किससे मिलाया, इसको और मिला दो, बी को और मिला दो किससे, ई से। ये लो बिंदु बी को किससे मिलाया, ई से। तो हम लिखेंगे तथा बिंदु बी को किससे मिलाया, ई से मिलाया। ये इतनी रचनाएं कर ली। अब पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? एक बार इतना दोबारा से देख लो। क्या क्या किया, हमें जैसा प्रश्न नहीं दिया था वैसा हमने पहले तो बनाया, डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था। फिर हमें जो दिया प्रश्न में वो हमने लिख लिया। प्रश्न ने क्या दिया था कि त्रिभुज है, त्रिभुज का हमने नाम क्या रखा, ए बी सी। उसमें हमने एक समांतर रेखा प्रश्न ने बोला था ना डालने के लिए, तो हमने समांतर रेखा डाली थी कौन सी, डी ई। ये डाली थी कि नहीं डाली थी? ये किसके समांतर डाली थी बताओ, बी सी के। तो हमने लिखा डी एक समांतर रेखा डाली, किस पर डाली हमने, बी सी के समांतर डाली। तो हमने लिख दिया बी सी के समांतर एक रेखा डाली। हुआ?
हमें सिद्ध करना था, क्या करना था कि ए डी बटा में क्या आ जाए डी बी, और बराबर में क्या है ए ई बटा में क्या है ई सी। ये आपको क्या करना था सिद्ध, है ना भाई। इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में। अब उसके बाद में रचना की हमने, रचना क्या की कि बिंदु ई को किससे सॉरी बिंदु ई से क्या किया, लंब डाला, किस पर डाला, ए बी पर। तो हमने लिखा कि बिंदु ई से ए बी पर क्या डाला, लंब डाला। तो इसको लिख दिया, क्या नाम रखा इसका, ई एफ। तो हमने लिखा ई एफ लंब है किस पर, ए बी पर, लिख दिया। इसी प्रकार बिंदु डी से लंब डाला, कौन सी रेखा पर डाला, ए सी पर। तो इसको भी लिख दिया कि बिंदु डी से ए सी पर लंब डालने पर, और इसका नाम क्या है डी जी। तो हमने लिख दिया अभी डी जी लंब है किस पर है, ए सी पर। आया समझ में। फिर एक छोटी सी रचना और की कि बिंदु सी को किससे मिलाया, डी से, और बिंदु बी को किससे मिलाया, ई से। क्या यहां तक समझ में आया सबको अच्छे से। चलो अभी देखो आगे। फिर अभी देखो, अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हो ना, है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है कि नहीं होता। अब समझना थोड़ा सा, इसमें एक छोटी सी बात और समझाता हूं, फिर अपने आगे करेंगे इसको आगे। पहले छोटी सी बात क्या समझा रहा हूं कि देखो ये सूत्र कब लगता है, पहले तो ये बताओ। हाँ, जब ये सूत्र जब लगता है भाई, जब आपके पास में देखो दो चीज हो, क्या हो, आधार और क्या हो, ऊंचाई हो। या कहना चाहे सीधा सा कि आपके पास में त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज हो, समकोण। क्योंकि जब समकोण त्रिभुज होगा ना ऐसा, तो समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या होती है, आधार, और ये वाली भुजा क्या होती है, ऊंचाई। ये वाली भुजा आपकी क्या होती है, ऊंचाई। आई बात समझे। लेकिन बोलो कि सर जरूरी थोड़े ना भी समकोण में लगेगा, ये बगैर समकोण के भी लग जाएगा। अब देखो लगेगा कैसे। सपोज करो ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे होता, यानी त्रिभुज थोड़ा सा ऐसे होता, आ रही बात समझ में। तो इसमें बताओ आधार तो है ना आपके पास में, ये वाला रहा, लेकिन बताओ इसमें क्या ऊंचाई है, ऊंचाई है क्या, नहीं है, ऊंचाई नहीं है ना। अब बताओ ये त्रिभुज है, इसमें आधार तो है ये वाली भुजा, क्या इसमें ऊंचाई है, इसमें भी ऊंचाई नहीं है। अब ऊंचाई कौन सी होती है, जो मतलब आगे वाले शीर्ष से एकदम सीधी रेखा डाली जाती है, इस वाले शीर्ष से। तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है ना। तो इसमें ये वाली भुजा हमें अगर मिल जाए तो ये वाली, इस वाली भुजा को आप ऊंचाई बोल सकते हो। बात आ रही है क्या समझ में, बोल सकते हो। लेकिन इसमें कहां से बोले, इसमें यहां से लंब डालना पड़ेगा ना। अरे भाई यहां से लंब डालेंगे वही होगा ना आपकी ऊंचाई। तो अब यहां से लंब डालें तो यहां पर आएगा सीधा, बाहर आ रहा है त्रिभुज के, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर आ रहा है तो आने दो इसको, ऐसे इस रेखा को आगे बढ़ा दो, और इस रेखा को अगर बाहर आती है तो आने दो, ये इसको आप ऊंचाई बोल सकते हो। इस त्रिभुज का नाम क्या है, जैसे ए बी सी नाम था ना, आ रही बात समझ में। इसकी ये वाली भुजा मैं बी सी को मान लेता हूं, जैसे 5 सेमी है, आई बात समझ में। तो आप आधार तो बोल दो सर कितना है, 5 सेमी है, लेकिन ऊंचाई नहीं है ना भाई। देखो त्रिभुज का डिजाइन ऐसा है, ऊंचाई नहीं है ना। तो हम जो है ये भुजा ऐसे डाल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं। बताओ बात समझ में आई। अब इसको समझना, ये हमें इसमें काम देने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो करें भी इसको आगे। तो अब देखो, अब देखो हमें लेकर क्या कहना है, एडी लेकर आना है ना, और दूसरा क्या लेकर आना है, डीबी। तो एडी और डीबी इनको देख करके, या बोलें तो इनको आधार मान करके त्रिभुज ढूंढो। किसको, एडी को। देखो देखो ए डी, ये दिख रहा है। अब इसको देख करके त्रिभुज ढूंढो। तो ए डी, देखो वैसे तो बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन अपने काम में कौन सा लेंगे, ए डी ई, ये वाला त्रिभुज काम में लेंगे। कौन सा, देखो मैं मार्कर चला रहा हूं दोबारा से, ए डी ई, ये वाला त्रिभुज काम में लेंगे। आई बात क्या समझ में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का अक्षेत्रफल, क्या ज्ञात करेंगे, अक्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और अक्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आई बात समझ में। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई वो होगी जो आगे वाले शीर्ष से आएगी और नीचे आकर के क्या करेगी, लंब डालेगी ना। जैसे देखो ये वाला त्रिभुज बनाया है, इसमें आधार ये मान सकते हो, आधार इसको भी मान सकते हो, आधार इसको भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। ऊंचाई कौन सी होगी,
जो सामने वाले शीर्ष से आएगी और लंब डालेगी, इस वाले शीर्ष से आ रही है और यहाँ पर लंब डाल रही है, तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। अगर ऐसा नहीं होता तो इस वाले शीर्ष से जाएगी और यहाँ पर लंब डालेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये ऊंचाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। बताओ समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार ऊंचाई आपकी ये भी तो हो जाएगी। आई बात समझ में? इस वाले सिर से ये वाली भी ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली भी ऊंचाई हो जाएगी और ये वाली भी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब ऊंचाई होगी तो जहां पर जाकर लंब डाल रही है वो वाली रेखा आपकी क्या होगी? आधार। क्या होगी? आधार। क्या इतनी बात समझ में आई? सबको आई? चलो अब इसको बताओ कैसे लिखें फिर। 1/2 का 1/2 लिखेंगे त्रिभुज ADE का अक्षेत्रफल। अब देखो 1/2 का तो 1/2 आधार। अब बताओ इस त्रिभुज में आधार कौन सा हुआ? देखो समझो, लंब ये वाली भुजा जा रही है, लंब डल रहा है ना यहाँ पर, और मैंने बोला जिस पर जाकर लंब डलेगा वो वाली रेखा क्या होगी? आधार होगी। वो वाली रेखा क्या होगी? आधार। भी देखो लंब का निशान यहाँ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो ये वाली रेखा क्या होगी? आधार। अरे गुड़िया देख एक बार रुक तो सही, इसको सुन, क्योंकि हमें देख क्या लेकर आना है? AD और DB लेकर आना ना, इसको देख रहे हैं हम। इसको भी देखेंगे, इस वाले लंब को भी देखेंगे, पहले इस वाले लंब को काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कि AD आपका क्या हो जाएगा? आधार, और आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली रेखा हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो समझो, तो इसको थोड़ा डायग्राम अलग से बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये लो, ये दिख रहा है? इसका नाम क्या है? A, इसका नाम क्या है? D, इसका नाम क्या है? E, और ये हमारे पास में एक लंब डाला हुआ है कुछ ऐसा, इसका नाम क्या है? F। है कि नहीं है? चलो ध्यान दो आगे। देखो कि ADE ये वाला मैंने अलग से बनाया है। अब इसमें आपका ये वाला क्या हो गया? आधार, और ये वाली रेखा क्या होगी? ऊंचाई। अरे क्या समझ में आ रहा है सबको? तो 1/2 का 1/2 आधार का नाम क्या? AD गुणा में ऊंचाई का नाम क्या? EF। क्या नाम? EF। क्या समझ में आया? इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हो। आई बात समझ में? अब आगे देखो फिर इसी प्रकार, अब ये वाला इस वाले को आधार मानो। देखो AD को आधार काम में ले लिया ना। अगर इसको याद रखना चाहो तो यहां पर देखो, याद रखने के लिए लिख देता हूं मैं। वैसे लिखना जरूरी नहीं है कि आपने आधार कौन सा काम में ले लिया? AD, कि AD आधार मानने पर। आई बात समझ में? अब इसी प्रकार दूसरा हमें आधार क्या लेना है? DB। कौन सा आधार काम में लेना है? DB। तो लिखेंगे, अब देखो ये DB है, इस DB को देख रहे हो, तो इससे त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे? DB और ये वाला E, ये वाला त्रिभुज कौन सा? DBE। दोबारा से इसी प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। DBE का क्षेत्रफल। वापस यही सूत्र लग जाएगा क्या? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आ रही बात समझ में? अब देखो इसके लिए 1/2 का तो 1/2। अब इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा? अरे DB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा DB। हाँ BD बोल दो या DB बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। BD बोल सकते हो, इसको DB बोल सकते हो। ठीक है, हाँ देखो यही तो बता रहा हूँ ना। देखो इधर से इसका अगर अलग डायग्राम बनाऊं मैं, तो कुछ डायग्राम ऐसा दिख रहा है आपको। अरे कुछ ऐसा दिख रहा है ना ये डायग्राम, ये वाला। इस वाले त्रिभुज को देखो दोबारा से, DB और इस वाले को दिख गया। तो इस वाले त्रिभुज को देखो, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो DBE का क्षेत्रफल। अब इसके लिए हमने आधार ये काम में लेना है, कौन सा? DB। ये तो आधार हो गया। अब देखो इसका नाम क्या है? DBE। DBE ये नाम है ना इसका। अब इसमें आपका आधार तो ये हो गया, बोलेगा से इसमें तो लंब है ही नहीं है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये आधार है तो लंब कहां से आएगा? आगे वाले बिंदु से आएगा कि नहीं आएगा? अब इस वाले बिंदु से लंब डालेंगे तो ऐसे बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी कुछ बात समझाई थी ना आपको मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था ना, काम में आएगा। तो ये लंब अब देखो इसमें क्या यहां से लंब जाता दिख रहा है ना आपको? तो आपके लिए ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई ये वाली हो जाएगी इसके।
इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? EF हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? अरे भाई ये वाली यहाँ से जाती दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना? तो ये वाली आपके लिए ऊंचाई हो जाएगी। तो अब इसके लिए लिख दो कि 1/2 का 1/2 आधार क्या हो गया? DB क्या हो गया? DB गुणा में ऊंचाई क्या हो गया? EF क्या हो गया? EF। क्या बात समझ में आई? ये त्रिभुज का कौन से का क्षेत्रफल हो गया? DBE का क्षेत्रफल हो गया। आई बात समझ में? दोबारा से देख लो, यहां तक रचना वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसको देख लो दोबारा से कैसे किया। हमें देखो क्या क्या लेकर आना है? AD और क्या लेकर आना है? DB। तो हमें एक बार AD को आधार मानते हुए एक त्रिभुज काम में लेंगे और उसका क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर हम एक बार क्या 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 करेंगे? DB को आधार मानते हुए एक त्रिभुज काम में लेंगे और उसका क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अरे बताओ बात समझ में आ रही है अभी? तो देखो AD को आधार मान रहे, तो AD से त्रिभुज देखो, ये वाला देख रहे हैं ADE, लिखा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 का तो 1/2 आधार बताओ इसके लिए क्या माना? AD। अरे यही माना, देखो मैंने लिख भी दिया कि आधार क्या माना? AD माना। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो हमने बोला ये वाली ऊंचाई होगी और ये अपने पास में एक समीकरण बन गई। बताओ बात समझ में आई? इसी प्रकार अब दूसरा क्या लिखा है? DB लिखा ना। अब DB को आधार मानते हुए एक त्रिभुज लेंगे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो DB और E ये वाला त्रिभुज काम में लेंगे, DBE। आ रही बात समझ में? तो इस वाले त्रिभुज को काम में लेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा? DB हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ऊंचाई तो है ही नहीं, अभी डायग्राम बनाकर समझाया था, इसके लिए तो ऊंचाई है ही नहीं, क्योंकि ऊंचाई तो वो होती है जो लंब से लंब होती है, तो इसमें तो लंब है ही नहीं। इस वाले सीधे लंब है क्या इस त्रिभुज में? नहीं है ना, ये लंब तो बाहर की तरफ है कि नहीं इधर? तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझाया था, चाहे लंब बाहर हो चाहे अंदर हो, वो आप उसको क्या मान सकते हो? ऊंचाई मान सकते हो। तो ये आधार तो क्या हो गया इस त्रिभुज का? DB हो गया, और ऊंचाई कौन सी होगी? EF होगी। क्या बात समझ में आई? ये होगी समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया? एक बार इतना उतार लो फटाफट। करें आगे? रफ कर दूं? उतार लिए सबने? चलो इसको रफ कर देते हैं। चलो ध्यान दो, मैं इधर लिख देता हूं जो अपने को सिद्ध करना था। सिद्ध में क्या करना था? क्या करना था? AD/DB AE/EC, ये सिद्ध करना था ना? अब बताओ मेरे को भी, आपने AD को काम में ले लिया, DB को काम में ले लिया, अब किसको काम में ले लें? AE को, और फिर किसको काम में ले लें? EC को। आपको प्रमेय सिद्ध करनी है ना? प्रमेय सिद्ध करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जो सिद्ध करना होता है ना उसको ढंग से गौर से देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कैसे करना है। अभी AD को काम में ले लिया, DB को काम में ले लिया, अब AE को काम में लेंगे और फिर किसको काम में लेंगे? EC को। तो AE को देखो, तो AE को देखते हुए एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसा देखो इस उपपत्ति के अंदर हमने क्या क्या किया था? 4 नंबर स्टेप चला ना उपपत्ति, तो हमने त्रिभुज कौन से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया? ADE का। फिर हमने कौन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया? DBE का। अभी हम देखो, देखना AE देख रहे हैं ना, तो AE देखेंगे तो वापस से त्रिभुज कौन सा आ जाएगा? ADE। बोलोगे सर अभी तो ज्ञात किया था भाई। अरे भाई अभी तो ज्ञात किया था ना इसका क्षेत्रफल, तो दोबारा क्यों ज्ञात करें? दोबारा ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि हम आधार चेंज कर रहे हैं। जब हमने पहले ज्ञात किया था तो हमने आधार क्या माना था? नहीं, AD। क्या माना था? AD। और अभी हम आधार क्या मानेंगे? AE। आधार AE मानेंगे तो ऊंचाई भी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब ये आधार था तो ये ऊंचाई थी, अभी ये आधार है तो ये वाली ऊंचाई। बात आ रही है समझ में? तो हम लिखेंगे कौन सा त्रिभुज वापस है? ADE सेनी का क्षेत्रफल। क्या सूत्र? हाँ क्षेत्रफल ही तो ज्ञात कर रहे हैं ना। क्या सूत्र लगेगा बताओ? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अरे भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 1/2 का तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा? AE है ना, क्योंकि अपने ये वाला आधार मान रहे हैं इस बार, तो आधार हो गया AE
गुणा में ऊंचाई क्या हो जाएगा? हाँ, डी जी हो जाएगा, क्योंकि आधार ये है तो ऊंचाई ये वाली। बताया था ना कि आधार पर जो रेखा आकर के लंब बनाएगी वो क्या होती है? ऊंचाई। समझ में थोड़ा सा अगर समझना है तो देख लो कि ये वाली भुजा आपकी आधार है, ए ई आधार है, तो ऊंचाई कौन सी होगी? जो इससे सामने वाली से करके लंब आएगी। आ रही बात में? ये ऊंचाई होगी। तो बताओ ऊंचाई क्या होगी? डी जी होगी कि नहीं होगी? तो हम लिख देंगे ऊंचाई क्या हुई? डी जी। हाँ, समीकरण नंबर इसको 3 डाल दो। ये लो, बताओ इतनी बात समझ में आई? अब इसी प्रकार वापस से हम कौन सा देख लें? ईसी। तो अब ईसी को देखेंगे तो ईसी देखने के लिए देखो ईसी, जैसे देखो डी बी देखा था तो कौन से त्रिभुज का मिल लिया था? डी बी ई। वैसे ईसी देख रहे हैं तो कौन सा? ई सी डी, ये वाला। जैसे ये वाला काम मिल देखा था ना, ये वाला, वैसे ही हम ये वाला त्रिभुज काम मिलेंगे। बताओ बात समझ में आई? तो लिखेंगे वापस से क्या? त्रिभुज ई सी डी का अक्षेत्रफल वापस से क्या? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 का तो 1/2 गुणा आधार। आधार क्या माना? ईसी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? अभी देखो 1/2 का तो 1/2, आधार क्या है इसके लिए बताओ? ईसी, और इसके लिए बताओ ऊंचाई कौन सी आ जाएगी? हाँ, जैसे हमारे इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई ये वाली थी ना, वैसे इस वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या आ जाएगी? डी जी। क्या आ जाएगी? डी जी। तो हम लिखेंगे ये डी जी। बताओ क्या बात समझ में आई? इतना बताओ किसको समझ में नहीं आया? फिर तो इसको समीकरण नंबर क्या डाल सकते हो? 4 डाल सकते हो। बताओ इतना समझ में आया क्या? सबको अच्छे से? अब देखो क्या करना है। चलो एक काम करते, उतार लो पहले। इतना उतार लिया? इतना समझ में भी आ गया होगा? आगे देखो फिर। अरे भाई समझ में आ गया इतना? आगे देखो, हमने समीकरण 1 व 2 की थी ना, इन दोनों को देखो क्या लिखा है। इसको अपने यानी जब समीकरण 1 बनाई तो कौन सा किसको आधार माना था? और जब समीकरण 2 बनाई तो किसको आधार माना था? डीबी को। और हमें क्या लिखना है? 8d बटा में डीबी लिखना है ना भाई? 8d बटा में क्या लिखना है? डीबी। और बटा में लिखना है, बटा में लिखने का मतलब अनुपात में। तो मतलब क्या कि आप इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज किसका? ए डी ई का अक्षेत्रफल बटा में क्या लिखोगे बताओ? त्रिभुज किसका? डी बी ई का अक्षेत्रफल। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आया था? 1/2 गुणा ए डी गुणा में ई एफ। समझ में आ रहा है? और इसका क्षेत्रफल क्या आया था बताओ? डी बी गुणा ई एफ। अब बताओ इसमें कुछ सेम दिख रहा है? तो 1/2 से 1/2, ई एफ से ई एफ, तो बताओ क्या आया? ए डी ई का अक्षेत्रफल बटा में क्या? त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया बताओ? ए डी बटा में क्या आ गया? डी बी आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या डाल दो? 5। क्या समझ में आया? ये तो हमने इन दोनों त्रिभुजों से किया है ना। इसी प्रकार इधर में क्या चाहिए बताओ? ए ई बटा में ई सी चाहिए ना। तो ये वाला जो क्षेत्रफल किसको मानकर किया था? ए ई को। अरे भाई ये वाला जो हमने ज्ञात किया तो ये किसको मानकर किया? ए ई को। और ये वाला जब ज्ञात किया किसको मानकर किया? ई सी को। और हमें ए ई और ई सी को बटा में लिखना है कि नहीं लिखना? बटा में लिखना मतलब अनुपात में लिखना। तो वापस से जैसे इनके क्षेत्रफल को बटा में लिखा वैसे इन दोनों के क्षेत्रफल को भी क्या कर लें? बटा में लिख लें। तो इस वाले को इधर को अलग तरफ कर दूं मैं? अभी समझना फिर आगे। इसी प्रकार बताओ किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ए डी ई का अक्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ई सी डी का अक्षेत्रफल बराबर बताओ कितना? 1/2। इसका कितना है? ए ई गुणा डी जी। और इसका कितना आया? 1/2 गुणा ई सी गुणा डी जी।
1/2 से 1/2 DG से DG, बताओ क्या आया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। हाँ, बराबर कितना, AE बटा EC। क्या समझ में आया? समीकरण नंबर कौन सी? उतार लो, फिर इतना समझ में आ गया। सिर्फ कर दूं? सबने उतार लिया? अभी समझो, फिर ये इतना सारा समझ में आ गया ना। अब देखो, जो हमने 5 नंबर समीकरण और जो 6 नंबर समीकरण बनाई है, इन दोनों को गौर से देखो। इन दोनों को गौर से देखने से पहले एक बात मैं जो समझा रहा हूं उसको देखो, कि मैंने एक समीकरण लिखी है इसे AB बराबर लिखा मैंने 6, और मैंने लिखा इधर AB बराबर मैंने लिखा 8। समझना, एक और लिख रहा हूं चलो समझाने के लिए। मैंने लिखा AE बराबर लिखा 9, और इधर लिखा 9 बराबर लिखा मैंने AD, ऐसे लिखा। बताओ, ये समीकरण मैंने 1 मानी, ये समीकरण मैंने 2 मानी, इसमें इसको 1 माना, इसको मैंने 2 माना। समझना एक बार कि क्या इस प्रकार से जब आपके पास में 2 समीकरणें होती है ना, अरे 2 समीकरणें है ना, तो जब 2 समीकरणें आपको ऐसी दिख रही है, तो 2 समीकरणों में अगर आपको एक तरफ का भाग बराबर दिख जाए, एक तरफ का भाग बराबर दिख जाए, तो आप दूसरे तरफ के भाग को बराबर लिख सकते हो। कैसे? अब बताओ, इसमें क्या AB इस वाले समीकरण में बराबर 6 है, और दूसरे समीकरण में भी क्या है, बताओ AB बराबर 8 है ना। तो बताओ, इन दोनों समीकरणों में कोई चीज बराबर दिख रही है क्या? क्या दिख रही है? बताओ, AB और AB दिख रहा है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? बताओ, जो बराबर दिख रहा है उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको लिख दो। 6 बराबर 8 लिख सकते हो। क्या बात समझ में आई? भी क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे इसमें देखो कि इसमें और इसमें कुछ बराबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बताओ, 9 और 9 है ना। चाहे वो कैसे बराबर दिख जाए, चाहे वो ऐसे बराबर दिख जाए, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, पर अगर आपको एक तरफ का भाग बराबर दिखता है तो आप दूसरे तरफ के भाग को क्या कर सकते हो? बराबर में लिख सकते हो। तो आप इसमें 9 को छोड़ दो, बताओ क्या बचा? AE बराबर क्या बचा? AD, ऐसे लिख सकते हो। क्या बात समझ में आई? अब इन दोनों समीकरणों को देखो गौर से, और बताओ कोई भाग बराबर दिख रहा है? ढंग से देखो, ADE ADE, नीचे देखो क्या है? ECD, और इधर क्या है? DBE, और इधर क्या है? AE AD EC DB। मतलब आप बराबर देखने बैठे तो आपको बस ये ऊपर ऊपर वाला भाग बराबर दिखा ना। और हमें क्या करना है? देखो उत्तर उधर देखो, हमें क्या करना है कि AD बटा में DB, और बराबर आ जाना चाहिए क्या? AE बटा में EC। जो बराबर में लेकर आना है वो तो है, इन दोनों को हमें बराबर में लिखना है। अभी जो वो बात बताई उसको देखकर बताओ कि इन दोनों को बराबर में लिखना है, इसको और इसको। तो ये कब बराबर में लिखोगे? बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कब बराबर में लिखोगे? जब इधर वाले दोनों बराबर में होंगे। अरे भाई, ये वाला और ये वाला भाग बराबर में होगा तो इनको आप बराबर में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? जैसे देखो, इसमें ये वाला भाग बराबर था इससे, तो आपने इनको बराबर में लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था? ये वाला भाग बराबर था तो आपने इन दोनों को बराबर लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था? वैसे ही अगर आपको इन दोनों को बराबर में लिखना है तो आपके पास में ये वाले दोनों भाग क्या होने चाहिए? बराबर। और उनमें से बताओ कितना बराबर है? ऊपर ऊपर वाला बराबर है कि नहीं है ना? तो आपको नीचे वाला भी बराबर करना है। अब नीचे वाला बराबर कैसे होगा वो समझो, बस इतना बचा है और ये आपकी प्रमेय पूरी होगी। अब समझ लेना कैसे होगा थोड़ा सा। ये बात समझ में तो आई? अब जो नीचे वाला भाग है जिसको बराबर करना है वो देखो कौन कौन से त्रिभुज है। देखो ECD कहां पर है? ECD ये वाला त्रिभुज है, समझना, ये वाला त्रिभुज है कि नहीं? और इधर कौन सा है? DBE ये वाला त्रिभुज है। अब एक बात और सुनना कि भाई एक रेखा है, ठीक है, और उसके समांतर है एक रेखा और, है कि नहीं है? जब 2 समांतर रेखाएं हैं और दोनों समांतर रेखाओं पर एक ही आधार से 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो वो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। 9वीं क्लास में मैथ की थी ना, ढंग से की थी तो याद होगा, उसमें सिद्ध वाली प्रश्नावलियां थी ना, उसमें ये प्रमेय आई थी, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं की तो अभी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा याद रख लेना। क्या बात आई थी? 9वीं क्लास में आई थी, एक बात आई थी। क्या बात आई थी कि भाई अगर एक रेखा के समांतर अगर दूसरी रेखा है, ठीक है,
और फिर ए के आधार पर उन दोनों रेखाओं के बीच में ए के आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो वो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ये 9वीं क्लास में आया था। अब देखो क्या कहना चाहता हूं मैं कि ये एक रेखा है, इसके समांतर ये दूसरी रेखा है, और इन दोनों के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, और एक ही रेखा को आधार मानकर, चाहे आप इसको मानकर बना लो, जैसे ये देखो एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया कि नहीं बना लिया? बात आई समझ में? फिर मैंने इसी को ही आधार मानकर, इसी रेखा को आधार मानकर मैंने एक त्रिभुज और बना लिया। ये लो, अब दो त्रिभुज बने दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं कौन कौन से, देखो नाम लिखता हूं मैं, जैसे ए बी सी डी। तो कौन कौन से? ए बी डी, भाई कौन सा? ए बी डी, और दूसरा कौन सा? ए बी सी। तो ये ए बी डी और ए बी सी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? हाँ, जब क्या हो कि एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा हो और एक रेखा को आधार मानकर उन दोनों के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हो। वैसे त्रिभुज तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन इसमें देखो कि अपने ये वाले त्रिभुज देखो तो ये वाले त्रिभुज दोनों बराबर होंगे। ये वाला ए बी डी, इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा बताओ? ए बी सी का होगा। क्या बात समझ में आई? सबको आई? तो अब आप इस डायग्राम में देखो, जो हमारे पास में दो त्रिभुज है कौन कौन से, देखो बताओ। ई सी डी, ये वाला त्रिभुज इस वाली रेखा को आधार मानकर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? फिर देखो ये वाला डी बी ई, ये वाला भी बन रहा है, तो ये वाला भी इसको आधार मानकर बन रहा है। भाई चाहे ऊपर वाले को आधार मानकर बना लो, चाहे नीचे वाले को आधार मानकर बना लो, पर बन तो दोनों एक ही रहे ना। देखो समझना, जब ये देखो ऐसे बन रहा है, ये एक त्रिभुज तो बन रहा है आपका ये वाला, जिसका हमारे पास नाम क्या है? डी बी ई। ये देखो डी बी ई, जब डी बी ई बना तो कौन सी रेखा आ रही है काम में? इस वाली रेखा से बन रहा है ना? अरे बन रहा है कि नहीं? और एक ये वाला ई सी डी, अब मैं इसको अगर साफ कर दूं या इधर बनाऊं वापस से, डी ई रेखा है, और ये वाला डायग्राम बनाऊं कौन सा? ई सी डी, ये वाला। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, तो बताओ इसी रेखा से बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं ना। और ये दोनों रेखाएं हमने पहले भी प्रश्न में देखा था कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है कि नहीं है? हमने दिया है, में लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था ना। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, और दोनों रेखाओं के समांतर रेखाओं के बीच में बन रही है दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है, और एक ही आधार रेखा से बन रहा है। तो बताओ ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ये वाला और ये वाला बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है ना। बात समझ में आई? तो इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हो और इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हो। आई बात समझ में? अब देख लो बस क्या लिखना आपको, क्या लिखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज, कौन कौन से बताओ? डी ई सी डी बोल दो या कुछ भी बोल दो, डी बी ई। एक तो ये वाला त्रिभुज कौन सा? डी बी ई लिख रहा हूं मैं यहां पर कि त्रिभुज कौन सा? डी बी ई का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा बताओ? हाँ, किसके बराबर होगा? ई सी डी के, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। हमने बराबर तो लिख दिया, अब इसका कारण भी लिख दें साथ साथ में। तो इसका कारण क्या लिखोगे? बताओगे क्या कि एक भुजा के समांतर रेखा के बीच में एक ही भुजा को आधार मानकर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। क्या बात समझ में आई? अच्छे से। अब मेरे को ये बताओ, ये आपने लिखा, इसको आप समीकरण कितनी बन गई? 6 बनी हुई, 7 बना लें। तो बताओ इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हो?
या इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हो। तो दोनों में से एक जगह नाम चेंज कर लो और एक जगह नाम चेंज हो जाएगा तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो जब एक तरफ का भाग बराबर होता है समीकरणों में तो दूसरी तरफ का भाग बराबर लिख सकते हैं ना। तो देखो आपको चाहे तो ऐसा इतना बड़ा कर लो भी, मतलब दोनों में से एक को चेंज कर लो, या चेंज नहीं करना या करूं, चलो कर ही लेते हैं। दोनों में से बताओ, चाहे इस समीकरण में चेंज कर लो चाहे इसमें चेंज कर लो, किस में करें? किसी में कर लो। चलो 5 नंबर में कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 7 से 5 में मान रखने पर, मान रखने पर, अब मान रखो, बताओ 5 में मान रख रहे हो ना, तो 5 में वो लिखना जो 6 में दिख रहा है। अरे भाई चलो देखो इसको, देखो सीधा सा समीकरण 7 को देखो, समीकरण 7 से मान रख रहे हैं ना, तो समीकरण 7 से मान लिख रहे हैं और समीकरण 5 में है क्या? डीबी है ना, तो डीबी की जगह क्या लिख दो? ईसीडी। तो ऊपर वाला तो सेम का सेम लिख दो, ए डी ई का अक्षय क्षेत्रफल बटा में, इसको चेंज करना है, इसकी जगह क्या लिखना है? त्रिभुज ई सी डी का अक्षय क्षेत्रफल बराबर में सेम का सेम, ए डी बटा में डी बी। समीकरण नंबर कौन सी? 8। अब मेरे को बताओ कौन सी दो समीकरणों में एक तरफ का भाग बराबर दिख रहा है? 6 में देखो ए डी ई, ई सी डी, तो 6 और 8 में भाग बराबर दिख रहा है ना। तो जब एक तरफ का भाग बराबर होता है तो दूसरी तरफ के भाग को बराबर लिख सकते हैं। तो भाई लिख दो क्या कि समीकरण 6 व 8 से, समीकरण 6 व कौन सी से? 8 से। अभी जब एक तरफ का भाग बराबर होता है, अभी समझाया था ना थोड़ी देर पहले, समझाया था कुछ एग्जांपल देख करके। तो वैसे ही ये वाला भाग और ये वाला भाग एकदम सेम है कि नहीं है? तो जो सेम भाग है उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको बराबर में लिख दो। तो इसका क्या बचा बताओ? ए डी बटा में डी बी, और इसका क्या बचा बताओ? ए ई बटा में ई सी। ये देखो यही हमें लेकर आना था ना, हो गया सिद्ध। तो लिख दो इति सिद्धम। क्या समझ में आया? उतार लो भी फिर, करें शुरू। अब कुछ करने से पहले कुछ बेसिक बातें और समझते हैं। हाँ कुछ बेसिक बातें और समझाता हूँ। कुछ बेसिक बातें क्या समझा रहा हूँ? देखो आप जानते हो, वैसे तो आप जानते हो क्या क्या समरूप और सर्वांश दो चीजें होती है। देखो एक तो होता है समरूप और एक क्या होता है? सर्वांश। समरूप का ये निशान होता है, सर्वांशम का ये निशान होता है। देखो चिन्ह ही हमें कुछ बता रहा है। चिन्ह में क्या बता रहा है कि समरूप जो है ना, समरूप जो है, और जो सर्वांशम है, सर्वांशम के नीचे जब इस चिन्ह के नीचे 2 लाइनें लगी ना, इसका मतलब क्या? एकदम बराबर, एकदम बराबर। अब समझना क्या, देखो समरूप क्या होता है कि कोई भी 2 आकृतियां ऐसी जो एक जैसी दिखती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटी सी आप गेंद ले सकते हो और एक फुटबॉल ले सकते हो, तो दोनों गोल गोल होती है ना, तो आप उनको, एक छोटी होती है क्या होती है? बड़ी होती है, तो उनको आप क्या बोल सकते हो? समरूप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? समरूप। अभी ना कुछ अपने को देखो 11.1 के अंदर अपने क्या करेंगे, कुछ सत्य असत्य बताएंगे और कुछ खाली स्थान भरेंगे। तो खाली स्थान और सत्य असत्य आसानी से भरे जाएंगे, और जो भी आपको जो बेस बता रहा हूं, और इसके आधार पर अपने 11.2 भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है। समरूप क्या होता है बताओ? जो एक जैसे दिखते हैं। सर्वांशम क्या होते हैं? जो एक जैसे दिखते हैं और एकदम फोटोकॉपी। क्या मतलब? फोटोकॉपी। जैसे देखो इसके लिए तो मैं अगर चित्र बनाऊं तो ये एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, बताओ ये भी त्रिभुज है ना, और ये भी क्या है? त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपके लिए कैसा है? समरूप है। क्या है? समरूप। एक जैसे दिख रहे हैं भी, ऐसे तो नहीं कि ये त्रिभुज है ये चतुर्भुज है, नहीं है ना, ये दोनों क्या है? त्रिभुज है, एक छोटा है एक क्या है? बड़ा है। तो इनको ऐसे समरूप बोलेंगे। सर्वांशम किनको बोलेंगे? जो ऐसे देखो एक जैसे दिखे तो दिखे, लेकिन एक जितना उनका साइज यानी हुबहू एकदम, तो एक जैसे एक जितने दिख रहे हैं ना, तो ये आपके क्या है? ये सर्वांशम है, और ये आपके क्या है? समरूप। समझना। अब यहां पर कुछ एक प्रमेय बताता हूं, वो प्रमेय अपने बाद में करेंगे। पहले एक प्रमेय सीधे बता देता हूं बोल करके, उसको सिद्ध अपने बाद में करेंगे। ठीक है। क्या प्रमेय है कि समरूप आकृतियां कौन सी होती है? समरूप किनको बोल सकते हो? कोई 2 आकृतियों को कब समरूप बोल सकते हो? देखो क्या हो बोल रहा हूं,
क्या कि भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, और कोण क्या हो, बराबर हो। दो आकृतियों को समरूप बोलने के लिए दो शर्तें होना जरूरी है। अगर दो शर्तें हैं तो आप उनको समरूप बोलोगे, वरना उनको समरूप नहीं बोलोगे। क्या क्या शर्तें? कि एक तो उनकी भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, भुजाएं क्या हो, समानुपाती, और कोण क्या हो, बराबर। समझना, ये वाला और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, तो इसमें ये कोण 50 का है ना, तो ये भी कोण कितने का होना चाहिए, 50 का। ये 60 का है ना, तो ये भी कितने का होना चाहिए, 60 का। ये 70 का है ना, तो ये भी कितने का होना चाहिए, 70 का। भाई कोण तो क्या होने चाहिए, कोण तो क्या होने चाहिए, बराबर। समरूप होने की शर्त है ये, हाँ तीनों ही कोण। दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, दो बराबर मिल जाए तो तीसरा अपने आप हो जाता है। तो हम दो की बात करेंगे, बोलेंगे हम कि कोई दो आकृतियों में दो कोण बराबर होने चाहिए और दो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। दो कोण बराबर होंगे और दो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो तीसरा कोण और तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समानुपाती और बराबर हो जाएंगे। बात आई समझ में? हम दो का जिक्र करेंगे। कैसे, देखो अब समझाऊं। जैसे मान लेते हैं ये 50 और ये 60 का, ये 50 और ये 60 का है, दो की बात करें ना, तो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग कितना होता है, 180 ना। इसमें भी कितना होगा, अरे त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा बना दूं तो भी त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग कितना होगा, 180 होगा ना। अब जोड़ो, कितना हो गया, 50 और 60, 110, तो कितना बचा पीछे, 70। तीसरा 70 निकला, इसमें भी निकालो, देखो तीसरा 70 निकलता है कि नहीं निकलता। तो 50 और 60 110, और इसमें भी कितना निकला, 70 ही निकला। तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बस ऐसे भी दो कोण बराबर होने चाहिए। कितने कोण, दो कोण तो क्या होने चाहिए, बराबर, और दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। दो, हाँ ये भी समझाता हूं, ये समानुपाती है क्या चीज। दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। समझना, जैसे इसमें ये वाली भुजा 2 की है, ठीक है, और इसमें ये 4 की है, ये वाली इसमें 3 की है, ये वाली कितने की है, 6 की, ये वाली इसमें 1.5 की है, ये वाली 3 की है। अब इनको अगर अनुपात में लिखकर करें तो उत्तर 1 जितना आना चाहिए। कैसे, इसकी ये वाली भुजा देख रहे हो ना, तो सामने वाली आकृति की ऐसी भुजा देखो। अब इसकी ये वाली भुजा क्या है, 2, और इसकी ऐसी भुजा क्या है, 4। अनुपात, अनुपात का मतलब बटा में, अरे अनुपात का मतलब क्या, बटा में, बराबर। इसकी ये वाली भुजा क्या, 3, और ये वाली क्या, 6। इसकी ये वाली क्या, 1.5, ये वाली क्या, 3। क्या बताओ, बात समझ में आई? इसको काट कर छोटा करो तो 2 एक कम, 2 और 2 दुए 4, 3 एक कम 3 और 3 दुए 6, 1.5 एक कम 1.5 और 1.5 दुए 3। तो बताओ क्या इनका अनुपात सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अनुपात होता है, इसको बोलते हैं समानुपाती। इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। भाई देखने में हमें बराबर नहीं दिखेगा, बताओ ये देखने में बराबर दिख रहा है क्या? ये 2 है, इसका मान 4 है, इसका मान 3 है, इसका मान 6 है, इसका मान 1.5 है, इसका मान 3 है, क्या है बराबर? नहीं। लेकिन जब उनको अगर अनुपात में लिख करके उसको सरल करेंगे तो उनका जो उत्तर आएगा ना, जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। बात समझ में आ गई? तो बताओ कोई भी दो त्रिभुजों को समरूप बोलने के लिए कितनी चीजें होनी बराबर जरूरी है? क्या क्या? 2 कोण बराबर होना जरूरी है और 2 भुजाएं समानुपाती होना जरूरी है। समझ में आया? ये हमारी इसमें प्रमेय है एक, जैसे अपने अभी 11.1 प्रमेय की थी ना, थेल्स प्रमेय, आधार अनुपातिक प्रमेय, वैसे ये प्रमेय ये करेंगे, इसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है। सर्वांग सम के लिए क्या है? कोण भी बराबर होने चाहिए, हाँ तीनों कोण भी बराबर होने चाहिए और तीनों भुजाओं का मान भी बराबर होना चाहिए। जैसे ये 5 तो ये भी 5 होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और तीनों कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो उनको हम क्या बोलेंगे? और अगर तीनों कोण बराबर हो और भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो उनको क्या बोलेंगे? समरूप। समझ में आया? अब एक बात और सुनना, मेरे को बताना, ध्यान देना। समरूप का मतलब क्या? एक जैसा रूप होना जरूरी है, अनुपात एक जितना निकलना जरूरी है। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो भी एक जितना ही निकलेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान रखना कि सर्वांग सम को है ना, सीधा से चिन्ह से ध्यान रख लो। इसमें भी ये पंछी सा का निशान आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है। तो
इसको आप ये वाला बोल सकते हो, मतलब सर्वांग सम को आप क्या बोल सकते हो? समरूप बोल सकते हो। लेकिन समरूप को क्या सर्वांग सम बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि इसके नीचे दो डंडे के निशान से नहीं है ना, नहीं है, सीधे से याद रखना क्या कि सर्वांग सम को आप क्या बोल सकते हो? समरूप बोल सकते हो, लेकिन समरूप को आप सर्वांग सम नहीं बोल सकते, क्योंकि भी सर्वांग सम होने के लिए तो क्या है? तीनों कोण बराबर होने के साथ साथ में तीनों भुजाएं भी क्या होना जरूरी है? बराबर होना जरूरी है ना। जबकि समरूप में क्या होता है? भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। बात आई समझ में अच्छे से? अभी सवाल शुरू कर लें। तो ये नोट करना है तो मैं लिख देता हूं, चलो कर लेना। क्या कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी भुजाएं क्या हो? समानुपाती तथा कोण क्या हो? हाँ, एक बात और याद रखना भी, संगत शब्द लिखना, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत का मतलब नहीं, ए देखो ये होता है संगत, जैसे दो त्रिभुज है ना, ये वाला और ये वाला, तो इसके इस कोण की संगत की बात करें ना तो इस कोण की संगत ये वाला नहीं होगा, इसके ये वाला होगा। ठीक है, तो संगत लिख लेना, संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो। ये बात याद रखना, ये छोटी सी एक परिभाषा, पर मैं कुछ भी बोल लो इसको। आई बात समझ में क्या? चलो सवाल शुरू कर लें। अभी पहला सवाल बोलो, फिर क्या बोल रहे हैं? सभी वर्त खालिस्तान होते हैं। चलो देखो, इनको अपने खालिस्तान बाद में भरेंगे, एक दो बातें और सुन लो फिर। अब अगर आपसे पूछे कि सर्वांग सम या पूछे समरूप, चलो पहले सुनो, समरूप कौन कौन सी चीजें हमेशा समरूप मिलेगी? कौन कौन सी? देखो समरूप की बात करें, अरे भाई समरूप देखो, समरूप के लिए क्या होगा? समरूप के लिए क्या होगा? संगत भुजाएं समानुपाती होगी और संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आकृतियों की बात करें, तो त्रिभुज की बात हो रही है, आकृतियों की बात करें, चलो पहले त्रिभुज में बताओ। नहीं, समबाहु। त्रिभुज की बात करें तो कौन सा? समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। क्यों होते हैं समबाहु त्रिभुज? क्योंकि समबाहु में कोण कितने का होता है? 60 का। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 का। चाहे छोटा समबाहु बनाओ, 2 सेमी भुजा वाला बनाओ, और चाहे बनाओ 10 सेमी भुजा वाला बनाओ, कोण कितने के रहेंगे? 60 के ही रहेंगे। और भुजाएं इसमें 2-2 की है, तो इसमें सारी कितने कितने की होगी? 10-10 की। अनुपात निकालने बैठोगे तो देखो 2/10, 2/10 और 2/10। बताओ बात समझ आई? तो त्रिभुजों में कौन से त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे? समबाहु। चतुर्भुज में कौन से चतुर्भुज हमेशा समरूप होंगे? वर्ग, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 का। और प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। समझना, ये वर्ग है और ये वर्ग है, तो इसमें प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 का। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक भुजा जैसे मान लेते हैं इसमें 2-2 की है, इसमें प्रत्येक भुजा मान लेते हैं 8-8 की है, क्यों? समान होती है ना वर्ग में, तो इसका भी अनुपात निकालो, क्या निकलेगा? 2/8, 2/8, 2/8 और 2/8। क्या बात समझ में आई? तो त्रिभुजों में तो कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे? समरूप। चतुर्भुजों में कौन से चतुर्भुज? वर्ग हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, और वर्त, और तीसरी आकृति कौन सी? व्रत। वर्त भी हमेशा क्या होता है? समरूप। क्यों होता है? देखो बताओ, क्योंकि वर्त चाहे इतना बनाओ और चाहे वर्त इतना बनाओ, इसमें भी जब कोण बनेगा, यानी यहाँ पर टोटल जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 360। और चाहे छोटा वर्त बनाओ तो भी यहाँ पर कोण बनेगा, कितने का बनेगा? तो बराबर है कि नहीं है? कोण बराबर है कि नहीं है? है ना। और इसमें जैसे त्रिज्या मान लेते हैं 2 की है, इसमें 7 की है, त्रिज्या 1 की है, तो इनका अनुपात भी, अब ऐसे बहुत सारे बनाएंगे तो इनका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। आई बात समझे? तो 3 बातें याद रखना। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज में ऐसा क्या होता है? समरूप।
चतुर्भुज में कौन सा? वर्ग। हमेशा क्या होता है? समरूप। और समरूप क्या होता है? वृत्त। ये तीन आकृतियां हमेशा क्या होती है? समरूप होती है। याद रखना कौन कौन सी? समबाहु त्रिभुज और क्या? वर्ग और क्या? वृत्त। हमेशा क्या होते हैं? समरूप। हमेशा समरूप होते हैं, हमेशा। ठीक है, अभी बताओ पहले में क्या भरेंगे? बताओ सभी वृत्त क्या होंगे? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये आपका खालिस्तान आ गया पहले का। दूसरा सर सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। नहीं, उसमें बुझाऊंगा अंतर। हाँ बोल सकते हैं आप उसको। सभी वर्ग हाँ, अभी दूसरा बताओ। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? खालिस्तान। हाँ, अभी मैंने पढ़ा था वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप। वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज होते हैं? हाँ, त्रिभुजों में कौन सा? हाँ हाँ, अभी बताया था ना, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज, वर्ग सॉरी चतुर्भुजों में क्या? वर्ग और वर्त भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आई क्या बात समझ में? चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं समरूप होते हैं यदि पहला और दूसरा खालिस्तान हो। यदि हमें दिया यहाँ पर खालिस्तान 1 नंबर और खालिस्तान 2 नंबर। अब परिभाषा मैंने लिख रखी है, भी भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुजों में क्या होंगे? बताओ। संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। और संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो दोनों शर्तों को लिख दो कि संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। संगत भुजाएं होंगी समानुपाती और संगत कोण क्या होंगे? बराबर। दूसरा शर्त क्या है? संगत कोण क्या होंगे? बराबर। बताओ क्या समझ में आ रहा है? yes, अच्छे से? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भाई जिन त्रिभुज देखो ऐसी आकृतियां जिनकी भुजाओं की संख्या समान है, चाहे तो वो दोनों त्रिभुज हो, चाहे वो दोनों चतुर्भुज हो, चाहे वो दोनों पंचभुज हो, चाहे वो दोनों षटभुज हो, भुजाओं की संख्या क्या हो? दोनों में समान हो। अब समान भुजाओं संख्या वाले कोई भी दो आकृतियां हैं तो उनमें मैंने अभी बताया था कि दो शर्तें अगर लगती है तो वो दोनों आकृतियों क्या बोल सकते हो? समरूप बोल सकते हो ना। दो शर्तें कौन कौन सी बताओ? हाँ, संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती और संगत कोण क्या हो? बराबर। क्या बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया। अभी उतारना है? कर दे रफ, या इसमें कोई और भी है खालिस्तान? समझ में आया गुड़िया? इस बार 10 आएंगे खालिस्तान और 10 आएंगे छोटे। चलो सत्य दो सर्वांग समाकृतियां। सत्य और असत्य वाला है। यस सर। हाँ बताओ। दो सर्वांग समाकृतियां दो सर्वांग समाकृतियां समरूप होती है सर, होती है सत्य है। दो सर्वांग समाकृतियां समरूप होती है। हमें बताना है सत्य है क्या? सत्य है। सत्य है। सर्वांग सम को समरूप पूछ रहे, सत्य तो सर्वांग सम तो समरूप होती है। बताया था ना, अभी समझाया था। तो इसका तो क्या होगा? सत्य है। दूसरा इसका उल्टा है। दो सर्वांग से होती है। एक बोलो, एक बोलो ना। दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है। सर्वांग सम होती है। अब समरूप को क्या पूछ रहा है? समरूप को क्या पूछ रहा है? सर्वांग सम। तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम तो समरूप होती है, लेकिन समरूप कभी सर्वांग सम कोई गारंटी नहीं है इसका। ठीक है, भी हर बार हो, हर बार का पूछ रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है? असत्य। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से भी इधर सबको समझ में आ रहा है? नया समझ में तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, हाँ। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। बताओ सत्य बताएं, क्या सत्य है? हैं? देखो आप सही बोल रहे वैसे तो,
कि हमने पूरी बात सुननी है। इसने क्या बोल रहा है कि दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप, यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। सत्य बोल सकते थे, लेकिन शर्तें दोनों लगनी चाहिए। शर्त तो एक लगी, कोण की बात तो हुई नहीं। कोण की बात नहीं हुई तो क्या हुआ बताओ, असत्य है। अगर ये बोलता ना कोण भी संगत बराबर हो तो हम उसको क्या बता सकते थे, सत्य। तो एक बात बोल रहा है ना, आधी बात बोल रहा है, और जो बंदा आधी बात बोलता है वो कभी सच नहीं बोलता, तो इसलिए झूठा है। आई बात समझ में? दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण अरे बात सुनो, चुप, आवाज नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती, और संगत कोण क्या हो, बराबर। तो शर्त पूरी लग रही है, दोनों नियम लग रहे हैं ना, तो ये बंदा सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। 5 नंबर है क्या इसमें? बोलो। यदि उनके संगत कोण क्या हो, अरे बताओ सत्य है क्या, सत्य है? ये फिर आधी बात बोल रहा है, इसने भुजा की बात नहीं की ना, तो ये आधी बात बोल रहा है, ये बंदा भी झूठा। आया समझ में क्या? एक और है क्या, बताओ। अच्छा, ये समझ में आया सबको? कर दूं रफ? समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण। उदाहरण चित्र बना कर देवे। अब समरूप आकृतियों के भी एग्जाम्पल बताए थे, कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, वर्त हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, और क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो बना लो भाई, ये लो, एक तो आप बना दो वर्ग, 2 वर्ग हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, इनकी भुजा रख लो, इसकी 2 2 2 2, इसकी 3 3 3 3। ठीक है, तो ये तो एक तो हो गए क्या, वर्ग हो गए, नहीं जरूरत नहीं। और उसके बाद में 2 एग्जाम्पल देने हैं, 2 त्रिभुज बना लो, ये लो समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा मान लेते हैं 3 3 3 है, इसकी मान लेते हैं 4 4 4 है, और कोण प्रत्येक कितने का होगा, 60 60 60 का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का होता है, और वर्ग में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 का। तो इसमें सारे 90 के, इसमें भी सारे 90 के, तो ये तो आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और ये लो निशान लगा दो इनके बीच में समरूप का। आया समझ में? 11.1 होगी भी आपकी पूरी। अब बताओ 11.1 में कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? 11.2 शुरू कर ले, उसके 1-2 सवाल और करते हैं, बाकी बचा वो बाद में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, हाँ जितनी होती है उतनी करेंगे।